हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन ईडी एकेडमी। बच्चों, आज के इस लेक्चर में अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है ओरिजिन एंड इवोल्यूशंस। ठीक है बच्चों, तो ये 12th क्लास का एक चैप्टर है और इस चैप्टर का वेटेज भी अगर अपन बात करें तो नीट के अंदर काफी ज्यादा इसका वेटेज है और ये समझने वाला चैप्टर है। इसमें अपन थ्योरी की बात करेंगे कि कैसे एक अर्थ का इवोल्यूशन हुआ है। अलग अलग थ्योरीज अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग स्टेजेस के अंदर जो है वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है, वो सारी चीजें अपने को देखनी है। दूसरी चीज, कैसे अपन पता लगाएं कि एक पर्टिकुलर एनिमल्स एक पर्टिकुलर एंसेस्टर से फॉर्म हुआ है। तो उसके लिए अपन एक बहुत ही अच्छा सा पैमाना देखने वाले हैं जिसे बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल अपने को समझाएगा कि अर्थ का ओरिजिन कितने टाइम पहले हुआ और इसको कितने स्टेज में अपन ने डिवाइड किया है और हर एक स्टेज के अंदर किस टाइप के एनिमल्स का फॉर्मेशन हुआ है। यानी कि हर एक एनिमल्स का कोई गोल्डन पीरियड रहा होगा, वो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर क्या रहा होगा, डोमिनेंट रहा होगा। तो बच्चों, वो सारी चीजें अपन इस चैप्टर में देखने वाले हैं। फिर हम कंपैरेटिव एनाटॉमी देखेंगे या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो भी इवोल्यूशन है उसके एविडेंस देखेंगे कि इवोल्यूशन हुआ कैसे। जियोलॉजिकल टाइम स्केल से अपने को टाइम का पता लगेगा, एंसेस्टर की स्टडी अपने को पता लगेगी, एक ऑर्डर का पता लगेगा। और उसके बाद में भी अपन अगर एविडेंस की बात करेंगे तो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अपन उसके एनाटॉमिकल ऑर्गन्स या फिर ऐसे बोल सकते हैं उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करेंगे और मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे जो मॉर्फोलॉजी उनमें दिखेगी उसको कंपेयर करेंगे उनसे, उनके एंसेस्टर से। तो मॉर्फोलॉजिकल स्टडी अपन देखेंगे और उसके बाद में भी एविडेंस देखेंगे। जस्ट लाइक फॉसिल से अपन उनके एविडेंस देखने वाले हैं, रॉक्स की टाइम पीरियड से भी अपन देख लेंगे कि कितने टाइम पहले किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर कि एविडेंस और कैसे देख सकते हैं, तो बच्चों अपन कनेक्टिंग लिंक से भी एविडेंस देखेंगे। तो इससे पहले तो अपन ये जान ले कि ऑरिजिन हुआ कैसे, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि इस यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। तो इस चैप्टर में वही सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। फिर अपन अलग अलग थ्योरीज की बात करेंगे कि इस यूनिवर्स के ओरिजिन के लिए कौन कौन से साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपने ओपिनियन रखे और उन ओपिनियन को अपन डील करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या बच्चों। ठीक है, अब ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। आप सभी को पता होगा कि स्टडी ऑफ या फिर ग्रुप ऑफ एनिमल्स को अपन बोलते हैं फ्यूना, फोना बोलते हैं बच्चों, और ग्रुप ऑफ प्लांट्स को बोलते हैं फ्लोरा। तो फ्लोरा और फ्यूना, इन दोनों का ओरिजिन कैसे हुआ, इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस सीक्वेंस से इनका ओरिजिन हुआ, वो सारी चीजें अपन देखने वाले। तो अगर मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो उसमें प्लांट की भी बात कर सकते हैं और एज वेल एज एनिमल्स की भी बात करेंगे। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन प्लांट्स में होता गया, यानी कि एनिमल्स की अगर मैं बात करूं, जैसे जैसे इवोल्यूशन एनिमल्स में होता गया, पैरेलली इवोल्यूशन प्लांट्स के अंदर भी चलता गया। तो इसीलिए अपन सबसे पहले जो 11th क्लास में चैप्टर पढ़ते हैं, एक में पढ़ते हैं एनिमल किंगडम, दूसरे में पढ़ते हैं अपन प्लांट किंगडम। एनिमल किंगडम में हम सारे उन ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जो सबसे पहले इवोल्व हुए हैं। एक चेन के फॉर्म में अपन, एक सीरीज के फॉर्म में अपन सारे एनिमल्स को डील करते हैं। सेम एज अपन प्लांट्स के अंदर भी वही सारी चीजें देखते हैं। प्लांट्स के अंदर अभी अपन प्लांट किंगडम देखते हैं और प्लांट किंगडम के अंदर सबसे पहले कौन से प्लांट्स का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि एक्वेटिक से लेकर अपन टेरेस्ट्रियल तक की सारे प्लांट्स की अपन स्टडी करते हैं। सेम एज अपन एनिमल्स में भी ऐसा ही करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो बच्चों, चैप्टर क्या है, इवोल्यूशन, इसका चैप्टर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। ठीक है बच्चों, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। पहले अपन ओरिजिन की बात करेंगे कि ओरिजिन कैसे होता है। तो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, पहले ओरिजिन की बात करेंगे, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो सबसे पहले आया होगा उसका ओरिजिन कैसे हुआ। उसके बाद इवोल्यूशन की बात करेंगे कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से कितने सारे मल्टीपल ऑर्गेनिज्म बने हैं। तो सबसे पहले बच्चों अपन ओरिजिन की बात करेंगे। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, सबसे पहले क्या लिखा मैंने, ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो लाइफ क्या है, लाइफ कैसे बनी होगी। तो लाइफ इज ए कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म to maintain itself and reproduce to give rise to a new offspring। यानी कि लाइफ एक ऐसी कैपेसिटी है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस करेगा और अपने ही सिमिलर एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। दैट इज द लाइफ। एक ऐसी पोटेंसी या ऐसी पावर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कंप्लीट एक जनरेशन का फॉर्मेशन कर दे।
उसे बच्चों लाइफ बोला है, लाइफ। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यूनिवर्स इज वेरी वास्ट। अगर मैं यूनिवर्स या ब्रह्मांड की बात करूं तो ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। ठीक है, प्रोबेबली इनफाइट इन वॉल्यूम। अगर मैं इसके वॉल्यूम की, आयतन की बात करूं तो बहुत बड़ा इसका आयतन है। ठीक है, और कंसिस्टिंग ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। तो सर लाइफ से पहले आपको यूनिवर्स के बारे में स्टडी करनी होगी कि यूनिवर्स कैसे बना है, देन अपन देखेंगे कि लाइफ कैसे आई है। तो सबसे पहले अपने को यूनिवर्स के बारे में देखना। तो मैंने बोला यूनिवर्स जो है वो बहुत बड़ा इनफाइनाइट वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट है और उसके ऊपर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज प्रेजेंट है, और उन बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी अपनी वाली है जिसका नाम है मिल्की वे। मिल्की वे, सॉरी, जिसका नाम है मिल्की वे, या फिर इसको बोलते हैं बच्चों आकाश गंगा। तो इन एक गैलेक्सीज में से अपनी एक गैलेक्सी है जिसका नाम है आकाश गंगा। इस आकाश गंगा के अंतर्गत हम अपनी अर्थ की बात करेंगे और अर्थ के इर्द गिर्द जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सभी की चर्चा करते हैं। किसके अंदर? इस आकाश गंगा के अंदर। तो सर आप यूनिवर्स के बारे में सबसे पहले क्यों बता रहे हैं? मैंने बोला ना, सबसे पहले यूनिवर्स आया होगा, यूनिवर्स आने के बाद में एक लाइफ बनी होगी, और यूनिवर्स के अंदर भी अलग अलग गैलेक्सीज पहले बनी है, और उन गैलेक्सीज में भी एक गैलेक्सी जिसे आकाश गंगा नाम रखा, उस आकाश गंगा के अंदर भी एक प्लेनेट जिसका नाम है अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। उस अर्थ के ऊपर कैसे लाइफ आई वो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले अर्थ का ओरिजिन, यूनिवर्स कैसे बना, यूनिवर्स पे गैलेक्सीज कैसे बनी, ये छोटी छोटी डिटेल्स आपको जाननी होगी। और इस चैप्टर में अगर आप एनसीईआरटी उठाते तो उसमें सबसे पहले ये सारी डिटेल उसमें गिवन है। ठीक है, अब ये देखो आगे अगर मैं बात करता हूं कि इन अर्थ पे, इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी गैलेक्सीज है, उन गैलेक्सीज के अंदर अलग अलग प्लैनेट्स और स्टार्स प्रेजेंट है। उनके बीच की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो उस डिस्टेंस को अपन कैसे मेजर करते हैं? तो बच्चों उसको अपन लाइट ईयर में मेजर करते हैं, और इस डिस्टेंस को बोलते हैं अपन स्टेलर डिस्टेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलग अलग गैलेक्सीज के अंदर अपन बात करते हैं, प्लैनेट्स हैं, अलग अलग प्लैनेट्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस को अपन किलोमीटर में मेजर करेंगे? बिल्कुल नहीं। मीटर में मेजर करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर कैसे मेजर करेंगे? मैंने कहा लाइट ईयर्स के अंदर मेजर करते हैं, और उसका नाम रखा अपन ने स्टेलर डिस्टेंस। लाइट ईयर बोल सकता हूं या फिर स्टेलर डिस्टेंस बोल सकता हूं, राइट? तो क्वेश्चन आता है कि अगर आप दो प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं तो उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? स्टेलर डिस्टेंस। क्लियर? चलिए अब बच्चों अपन इस यूनिवर्स के अंदर अलग अलग गैलेक्सीज कैसे बनी उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी में एक थ्योरी दे रखी है जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। ये बिग बैंग थ्योरी बताती है कि कैसे यूनिवर्स के अंदर अलग अलग गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होता है, और उनमें से अपनी अर्थ का भी एक फॉर्मेशन हुआ, कैसे हुआ वो सारी चीजें अपन इसमें जानते हैं। तो पहली बात तो ये किसने प्रपोज किया है? तो बच्चों एबे लेमेट्रे ने बिग बैंग थ्योरी को प्रपोज किया। इसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स बहुत ही पुराना है, या फिर ऐसे कह सकते हैं यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड। कितना ओल्ड है? लगभग 20 बिलियन ईयर ओल्ड है। यूनिवर्स कितना ओल्ड है? लगभग 20 बिलियन ओल्ड है। सर 1 बिलियन में कितना मिलियन होता है? तो ये देखिए, अगर मैं 1 बिलियन की बात करूं तो बच्चों 1000 मिलियन होता है, और आप सभी को पता होगा 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना होता है? तो आप बताएंगे 10 लाख होता है। 10 लाख। तो अगर आप लेख के अंदर या लाखों के अंदर, लाखों की संख्या के अगर अपन बात करते हैं तो इसमें आप 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, किससे? 10 से मल्टीप्लाई कर दो 1000 मिलियन से, तो उतने लाख ईयर आ जाएंगे। अभी अपन बिलियंस की बात करते हैं, ठीक है, तो 20 बिलियंस। अगर आप मिलियंस की बात करते हैं तो 1000 मिलियन। तो इसका मतलब 20 बिलियन ईयर ओल्ड है क्या? यूनिवर्स। आगे बढ़ते हैं। ये देखो इस थ्योरी के अंदर क्या बताते हैं, मतलब इस थ्योरी के अंदर क्या बोला गया है? दिस थ्योरी स्टेट अबाउट ए सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन, एक बहुत बड़ा विस्फोट, ठीक है, ड्यू टू विच यूनिवर्स एक्सपेंड एंड हैंस टेम्परेचर केम डाउन। ये थ्योरी क्या बताती है कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन, एक बहुत बड़ा महाविस्फोट हुआ, और उस विस्फोट के बाद
इस यूनिवर्स का टेम्परेचर डाउन हुआ, और टेम्परेचर डाउन होने के बाद में अलग अलग गैलेक्सीज या फिर ऐसे बोल सकते हैं अलग अलग प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। अब अपन बात करते हैं कि सर इसमें हुआ क्या, तो मैंने कहा ये एक्सपेंड हुआ। जैसे ही एक्सप्लोजन होता है ये यूनिवर्स क्या हुआ है, एक्सपेंड हुआ और ज्यादा विस्तारित हो गया, और इस यूनिवर्स का जो टेम्परेचर है वो डाउन हुआ है। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम ऑफ एक्सप्लोजन हाइड्रोजन एंड हीलियम वर फॉर्म्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसकी और ज्यादा डिटेल अपन समझते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं बोल रहा हूं एक्सप्लोजन हुआ, यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ, टेम्परेचर डाउन हुआ। टेम्परेचर क्या हुआ, डाउन हुआ, और जितने भी अब ये जो बड़ा एक बहुत बड़ा गोला, पहले अपन ऐसे बोल सकते हैं कि यूनिवर्स एक बहुत बड़ा गोला था, यानी कि आग का गोला कह सकते हैं। इतना ज्यादा टेम्परेचर यूनिवर्स के ऊपर था। तो यूनिवर्स बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रखता था, बिल्कुल बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रखता था, लेकिन जैसे ही इसके अंदर ये एक्सप्लोजन हुआ, ये छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में या फिर ऐसे बोल सकते हैं छोटे छोटे गोलों में विघटित हो गया, टूट गया उनमें। उस विघटन से अलग अलग गैलेक्सीज का निर्माण हुआ, और उन गैलेक्सीज के अंदर भी अलग अलग प्लैनेट्स का निर्माण हुआ, स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ। उन प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं उन गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी अपनी वाली जिसका नाम है आकाशगंगा का निर्माण हुआ। उस आकाशगंगा के अंदर अलग अलग प्लैनेट्स आपको देखने को मिलते हैं। उनमें से एक प्लैनेट जिसकी बात करते हैं अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। अब अर्थ के ऊपर भी अपन देखते हैं कि अर्थ का मोस्ट ऑफ पार्ट जो है वो वाटर से भरा हुआ है। तो सबसे पहले अर्थ के ऊपर हाई टेम्परेचर था। जब अर्थ बनी तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर था, जैसे यूनिवर्स के अंदर हाई टेम्परेचर था। कुछ टाइम बाद जैसे ही टेम्परेचर डाउन हुआ यूनिवर्स का, तो अपन बात करते हैं कि अलग अलग गैसेस बनी और उनमें से क्लाउड्स बने, बादल बने, पानी का फॉर्मेशन हुआ, और जैसे और ज्यादा टेम्परेचर ठंडा हुआ, डाउन हुआ, तो बरसात हुई। और बच्चों जब अर्थ बनी थी तो उस अर्थ की कॉलिजन हुई अलग अलग प्लैनेट से, उसकी कॉलिजन। तो जहां से कॉलिजन होती है तो वहां पर ट्रेंच बनना स्टार्ट हो गए। ट्रेंच यानी कि जहां पर कॉलिजन हुई, जैसे मैंने बोला बहुत ज्यादा अलग अलग गोले बने हुए हैं, और वो जैसे ही पास में आके कॉलिजन उनकी होती है, टकराने से उनके अर्थ के अंदर क्या हुए, गड्ढे बनना स्टार्ट हो गए, गड्ढे बने। और जब बारिश हुई तो उन गड्ढों में पानी भर गया, पानी। इसका मतलब जहां पर पानी भरा है वहां पर पहले कॉलिजन होने की वजह से, अब आप सभी को पता है अर्थ जो है वो कैसी होती है, चपटी होती है, गोल होती है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो गड्ढे बने हैं वहां पर क्या आके गिरा है, पानी, और बहुत भयंकर वाली बरसात हुई, उसकी वजह से उसके ऊपर क्या भर गया, पानी भर गया। बच्चों बात समझ में आ रही है? तो अब अपन बात करते हैं कि सर डायरेक्ट तो पानी बना नहीं होगा, उससे पहले अलग अलग केमिकल्स का फॉर्मेशन हुआ होगा यूनिवर्स के अंदर। तो अपन बात कर रहे हैं कि सर सबसे पहले जो गैसेस फॉर्म हुई वो हाइड्रोजन और हीलियम हुई, और ये लेटर ऑन ये जब संघनित होना स्टार्ट हुआ, इनके अंदर संघनन स्टार्ट हुआ, पास आने स्टार्ट हुई, तो इनसे फिर हाई एलिमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इससे भारी एलिमेंट्स का निर्माण हुआ, और इसके बाद में गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। देख लेना बच्चों, सबसे पहले यूनिवर्स में हाइड्रोजन और हीलियम बना, ये जब कंडेंस हुए तो इनसे भारी एलिमेंट्स बने ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसके बाद में गैलेक्सीज का निर्माण हुआ, गैलेक्सीज का निर्माण हुआ, ठीक है। अब देखो ये है बिग बैंग थ्योरी, ये बिग बैंग थ्योरी है। तो बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स के फॉर्मेशन को बताती है, यूनिवर्स से कैसे गैलेक्सीज का निर्माण हुआ इसके बारे में बताती है, और उन गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी अपनी है आकाशगंगा, उसके अंदर अर्थ का फॉर्मेशन अब अपन देखने जा रहे हैं, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे होता है। लेकिन इससे पहले अपन एक और थ्योरी देखते हैं जिसका नाम है नेबुलर थ्योरी। ये प्रपोज की थी केंट एंड लाप्लेस ने, ठीक है, फॉर ओरिजिन ऑफ आवर सोलर सिस्टम, बट नाउ ए डेज स्टैंड रिजेक्टेड। इन्होंने सोलर सिस्टम के बारे में बताया था। नेबुलर थ्योरी किसके लिए प्रपोज की गई थी बच्चों? सोलर सिस्टम के लिए। सीधा क्वेश्चन आ सकता है, but nowadays it is rejected, okay, somehow
Our solar system and Earth were formed due to condensation of primitive material of universe. It occurred some 4.5 billion year ago. यानी कि अर्थ का ओरिजिन कब हुआ इसके बारे में भी इसने बताया है, बट इससे ज्यादा यानी कि अपन बात कर रहे हैं यहाँ स्पेसिफिकली अर्थ के बारे में नहीं, सोलर सिस्टम के बारे में बताया है और अर्थ के बारे में भी बताया है बच्चों। ये लगभग 4.5 बिलियन ईयर फॉर्म हुई है, लेकिन इसका जो सोलर सिस्टम है यानी कि ये नेबुलर थ्योरी जो है वो टोटली रिजेक्टेड कर दी गई है। ये क्वेश्चन आ सकता है, टोटली रिजेक्टेड कर दी गई है नेबुलर थ्योरी। अभी अर्थ के इवोल्यूशन से पहले ये नेबुलर थ्योरी आई है, ये आगे फर्दर अर्थ के इवोल्यूशन के बारे में बोल के जा रही है कि अर्थ का और स्टार ये जो सोलर सिस्टम है इसका फॉर्मेशन आज से लगभग 4.5 बिलियन ईयर एगो हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो अब अपन स्विच करते हैं अर्थ के ओरिजिन पे, जो इंपॉर्टेंट है। सारा खेल अपन अर्थ पे देखने वाला है, क्योंकि अपन स्टडी भी जो फ्लोरा और फ्यूना की बात करते हैं तो यूनिवर्स के जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें से एक प्लैनेट अर्थ की बात करेंगे तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है अर्थ का इवोल्यूशन या अर्थ का ओरिजिन। फिर अर्थ पर अलग अलग जीवों का कैसे इवोल्यूशन हुआ वो अपन देखने जा रहे हैं। तो बच्चों स्टार्ट करें ओरिजिन ऑफ अर्थ। इसमें देखिए आप ओरिजिन ऑफ अर्थ, अब आपको अभी अभी मैंने बताया 4.5 मिलियन ईयर एगो। एक मिनट, मिलियन नहीं है बच्चों, ये बिलियन है, बिलियन, ठीक है। 4.5 बिलियन ईयर एगो जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। देयर वॉज नो एटमोस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है जब अर्थ बनी थी आज से लगभग 4.5 बिलियन ईयर एगो। तो अगर मैं इसको मिलियन की बात करूं तो ये लगभग बच्चों 450 मिलियन आ गया। अगर मैं मिलियन की बात करता हूं तो ये आ गया लगभग 450 मिलियन, और अगर बिलियन की बात करते हैं तो 4.5 बिलियन आ गया। ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। यानी कि सर इस टाइम पर जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो उसके ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं था, ये इंपॉर्टेंट है। तो सर फर्स्ट लाइफ कब आई? फर्स्ट लाइफ जब एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ, जब एटमॉस्फेयर आया तब लाइफ आई, और लाइफ भी बहुत लंबे समय बाद में आई। कितने टाइम बाद में आई? लगभग अगर अपन बात करें 0.5 बिलियन बाद में आई। 0.5 बिलियन आफ्टर 0.5 बिलियन, ठीक है। ये देखो अगर अपन इसको, हाँ चलो, तो अपन बात कर रहे हैं 0.5 बिलियन बाद में क्या हुई है। ये देखो अगर अपन 4.5 बिलियन हाँ को अपन मल्टीप्लाई करें 1000 से तो बच्चों 2 जीरो लगाएंगे। वेरी गुड, ठीक है। अब ये देखो यहां पर अपन देखने जा रहे हैं कि सर 4.5 बिलियन ईयर एगो लगभग 4500 मिलियन पहले अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन इसके भी जब ये अर्थ का फॉर्मेशन हुआ और यहां से लेकर जैसे ही अपन नियर अबाउट अभी अपन प्रेजेंट की ओर जाएंगे ना तो ये टाइम रिड्यूस होता जाएगा, रिड्यूस होगा, ये रिड्यूस होगा, मतलब इससे ऊपर तो नहीं जाएगा, 4000 से रिड्यूस होगा। अगर अपन प्रेजेंट में इंटर करेंगे तो ये टाइम रिड्यूस होता हुआ आएगा। अगर मैं बात करूं 4500 है तो और ज्यादा रिड्यूस होगा तो ये 4000 पे आएगा, फिर 4000 से और ज्यादा रिड्यूस होता पहुंचेगा। तो इसका मतलब लगभग मैं बात करूं जो फर्स्ट लाइफ आई थी वो 4000 मिलियन पर आई थी, 4000 मिलियन पर। ये प्रेजेंट से है, प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूं। आज से लगभग, क्या बोला मैंने, आज से लगभग 4000 मिलियन एगो बोला मैंने, लाइफ वर एग्जिस्ट, या फिर ऐसे बोल देंगे कि यहां पर लाइफ फॉर्मेशन हुआ, लाइफ का निर्माण हुआ बच्चों, लाइफ फॉर्मेशन। तो सर कितने टाइम तक लाइफ नहीं आई थी? ये लगभग अपन बात करें 500 मिलियन तक कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी? रीजन क्या है इसका? रीजन इसका सिंपल है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, ठीक है। रीजन इसका ये है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, इसकी वजह से वहां पर किसी भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है। चलिए अराउंड 500 मिलियन देयर वर नो एग्जिस्टिंग ऑफ लाइफ।
तो फिर जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन हुआ बच्चों, उसके बाद में रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ। सबसे पहले जो हाई टेम्परेचर था ना, तो वॉल्केनो इरप्शन होता था, टेम्परेचर ज्यादा मतलब वॉल्केनो इरप्शन बहुत ज्यादा होता था, तो उसकी वजह से अलग अलग रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ, चट्टाने जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं, तो अलग अलग चट्टानों का निर्माण हुआ। उसके बाद में अपन बात करते हैं, यानी कि चट्टाने बन चुकी थी, उसके बाद लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। तो अर्ली स्टेज में तो अर्थ हाई टेम्परेचर था और रॉक्स थी, बस रॉक्स, चट्टाने थी, ओल्ड रॉक्स जिसे अपन बोलते हैं। उन चट्टानों के बाद में लाइफ आना स्टार्ट हुआ, चट्टानों के ऊपर लाइफ का फॉर्मेशन हुआ बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं थ्योरीज फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि इस ओरिजिन ऑफ लाइफ की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अलग अलग साइंटिस्ट आए, और देखो अर्थ जैसे मैंने आपको बताया ना, अर्थ बन चुकी है, अर्थ पर जो फर्स्ट लाइफ आई है उसके बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपना मत रखा, अपनी थ्योरी उसके अंदर प्रोवाइड करवाई है। उसमें से अपन देखने जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज। ठीक है, तो इस लेक्चर का एम क्या है? इस लेक्चर का एम यह है कि अपन इंट्रोडक्शन जान लें, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, और जब फॉर्मेशन हो गया तो उसमें लाइफ कैसे बनी, वो सारी चीजें अपन देखने जा रहे हैं। तो बच्चों इससे पहले अपन कुछ थ्योरीज देख रहे हैं। ये जो थ्योरीज अपन देखने जा रहे हैं ये हाइपोथेटिकल थ्योरीज है, काल्पनिक थ्योरीज इसके अंदर मिलने वाली है आपको। ठीक है, लेकिन अपने को पढ़ना होगा क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है। ये देखो, सबसे पहले जो पहली थ्योरी है वो है स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन का मतलब क्या है? यानी कि यहां पर जो लाइफ बनी है वो कैसे बनी है? वो अपने आप बनी है, जैसे आज आप देख रहे हैं ऐसे ही पहले से बनी हुई थी और अपने आप बनी है। ठीक है, किसने प्रपोज किया वो देखो, स्पेनिश प्रीस्ट एंड फादर सुरेज। इनके अकॉर्डिंग अर्थ जो है वो 4000 ईयर ओल्ड है। इनके अकॉर्डिंग स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट्स वी सी टुडे, जैसा अपन आज देख पा रहे हैं, ये पहले भी ऐसे ही प्रेजेंट थे। जितनी डाइवर्सिटी, जितने एनिमल्स आज की डेट में अपन देख पा रहे हैं, ऐसे ही एज सच पहले भी प्रेजेंट थे। ये बात कौन सी थ्योरी में की गई है? स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में की गई है। और इसके प्रवक्ता कौन थे? स्पेनिश प्रेस और फादर सुरेज। बच्चों आगे देखो, डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन, इट विल रिमेन द सेम इन नियर फ्यूचर। एक और बात उसने बहुत बड़ी बात बोल डाली कि जैसी आज आपको डाइवर्सिटी दिख रही है, फ्यूचर में भी ये ऐसे ही रहने वाली है, और जो डाइवर्सिटी दिखी है ये पहले भी ऐसे ही थी। ठीक है, चलिए अब देखो एक और पॉइंट यहां पर अपन देखने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू बाइबल लाइफ वाज क्रिएटेड बाय गॉड, भगवान के द्वारा लाइफ बनाई गई, वो भी मात्र 6 दिन के अंदर। वेरी गुड, 6 दिन के अंदर भगवान ने सारी लाइफ बना डाली। क्या आपको ये वाली चीज हजम हो रही है? बिल्कुल नहीं। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन माइथोलॉजिकल बिलीफ, प्योरली हैज नो साइंटिफिक एविडेंस। यानी कि इसके अंदर कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। जो धार्मिक अवधारणाएं या फिर ऐसे जो बिलीफ करते हैं अपने इष्ट देवताओं पे, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने सोचा है कि भगवान ने अपने आप बनाई होगी। कोई भी इसमें साइंटिफिक एविडेंस रखा नहीं है उन्होंने, और चुपचाप से ये अपना मत उन्होंने रख दिया, बट ये रिजेक्ट हो गई थी। बच्चों आप खुद जानते हैं, अगर ऐसी हाइपोथेटिकल बातें, काल्पनिक बातें अगर आप करेंगे तो क्या आपके दोस्त एग्री होंगे उससे? बिल्कुल नहीं, आपको भगा देंगे वहां से कि क्या बोल रहा है। सेम एज यहां पर भी इनके जितने भी फ्रेंड थे, जितने भी दोस्त थे, उनको भी ये वाली बात पची नहीं और इसको रिजेक्ट करवा दिया। आगे देखो, दूसरी थ्योरी है। तो पहली थ्योरी देखिए अपन ने, स्पेशल क्रिएशन। दूसरी थ्योरी जो है बच्चों, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन, एबायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है कि लाइफ, या फिर इसको बोलते हैं अजीवित, अजीवित। एबायोजेनेसिस की अपन बात करते हैं अजीवित उत्पत्ति, या फिर ऐसे बोल सकते हैं अजीवितोत्पत्ति। ठीक है, यानी कि लाइफ का जो निर्माण हुआ है, अजीवित का मतलब यहां पर बच्चों होता है नॉन लिविंग। क्या होता है यहां पर? नॉन लिविंग। यानी कि ये थ्योरी बोलना चाह रही है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आया है वो अपने आप कहां से आया होगा? नॉन लिविंग मैटर से आया है। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस को बोलते हैं सौतेवाद जनन, हिंदी में बोलते हैं इसको सौतेवाद जनन। बच्चों अपने आप निर्माण हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और वो भी किससे? नॉन लिविंग मैटर से। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस थ्योरी का जो सपोर्ट किया था वो है अरिस्टोटल, ठीक है, एंड प्लूटो, बहुत बड़े सपोर्टर थे।
अब इसके बाद में देखना, इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए एक नए साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम है वॉन हेलमोंट। अगर आप इनकी कहानी सुनेंगे ना तो आप हंस पड़ेंगे बैठे बैठे। कैसे? इन्होंने बहुत अच्छा चमत्कार किया। इनका ये मानना है कि एक डर्टी शर्ट से, पसीने से भीगी हुई शर्ट से भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो सकता है या फिर उसका फॉर्मेशन हो सकता है। कैसे? देखना, that if a dirty shirts and wheat grains are kept together for 21 days, 21 दिनों तक अगर आप एक गंदी शर्ट को और गेहूं के दाने के साथ में रख देंगे एक अंधेरे कमरे में, तो ये चूहा उत्पन्न कर देंगे। बताइए, अगर आप अपनी एक शर्ट को गेहूं की बोरी पे डाल देते हैं और 21 दिन तक अगर आप छोड़ देते हैं तो उससे चूहा उत्पन्न हो जाएगा। बताइए, क्या चूहा उत्पन्न हो जाएगा? बिल्कुल, इनके अकॉर्डिंग चूहा उत्पन्न हो गया। बट ये थ्योरी टोटली रिजेक्ट की गई आफ्टर केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, अब इसके बाद में आफ्टर केयरफुल एक्सपेरिमेंट ऑफ वॉन बियर, उन्होंने बताया कि ये सब कुछ गलत है। बात समझ में आ गई? वॉन हेलमोंट को गलत प्रूव किया कि ये तो आप गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल भी गलत बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर दो चीजें याद रखनी है कि एक तो नॉन लिविंग मैटर से लाइफ बनी है, दूसरा इसमें वॉन हेलमोंट ने क्या बताया वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वॉन हेलमोंट का किस्सा भी बच्चों सौते जननवाद के अंडर आता है। तीसरी थ्योरी देखने जा रहे हैं, कॉस्मोजोइक थ्योरी या फिर थ्योरी ऑफ पेनस्पर्मिया। बात समझ में आ गई ना? इसको किसने प्रपोज किया गया था? ठीक है, तो इसके लिए रीटर और सपोर्ट किया गया था अरेनियस ने। ठीक है, तो ये अपन बात कर रहे हैं, अरेनियस ने क्या किया, इसको सपोर्ट किया और प्रपोज किसने किया था बच्चों? रीटर। ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना? तो कभी कभी साइंटिस्ट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके इवोल्यूशन के अंदर, इवन इकोलॉजी के अंदर भी आ सकता है। इकोलॉजी टर्म किसने दी, इकोसिस्टम टर्म किसने दी, यहां से भी क्वेश्चन बने हैं, भर भर के क्वेश्चन बने। इसलिए आपको साइंटिस्टों का नाम इस शुरू के चैप्टर में या फिर इस शुरू के सेगमेंट में आपको याद रखना बच्चों। आगे देखो, इसमें देखो ये पेनस्पर्मिया क्या बताती है? एज पर दिस कॉन्सेप्ट लाइफ इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर कॉस्मिक इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंट स्पोर। एक रेजिस्टेंट स्पोर के फॉर्म में लाइफ पड़ी हुई थी, फिर वो जैसे बिखरी उससे नई लाइफ बन गई। नई लाइफ एक स्पोर से बनी है। बात समझ में आ गई ना? तो यहां पर अपन बात करते हैं कि एक दूसरे ग्रह के ऊपर एक रेजिस्टेंट स्पोर प्रेजेंट था और वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। उसका नाम बाद में रखा अपन ने कॉस्मोजोआ, विच टुगेदर विद द कॉस्मिक डस्ट माइट हैव रीच्ड द अर्थ एक्सीडेंटली। कॉस्मिक का मतलब यहां पर है दूसरे ग्रह पर, दूसरे प्लेनेट के ऊपर स्पोर के फॉर्म में लाइफ प्रेजेंट थी, जो एक्सीडेंटली वहां से बिखरी और अर्थ के ऊपर आ गई, और अर्थ के ऊपर आने से नई लाइफ का फॉर्मेशन हो गया। यही थ्योरी जो है वो कॉस्मोजोइक थ्योरी के अंडर आती है। फ्रॉम अदर प्लैनेट्स ऑफ द यूनिवर्स ड्यू टू वैक्यूम फ्लक्चुएशन टेम्परेचर ऑफ स्पेस नो लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव देयर, सो इट वाज रिजेक्टेड। इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। स्टिल इट इज फेवर आइडिया ऑफ एस्ट्रोनॉम्स। एस्ट्रोनॉम्स जो भविष्यवाणी करते हैं उनका अपन बात कर सकते हैं, फेवरेट आइडिया ये रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पेनस्पर्मिया कॉस्मोजोइक थ्योरी का मतलब ये है कि लाइफ वर कम फ्रॉम अनोदर प्लैनेट्स, ऐसे बोल देंगे, अनोदर प्लैनेट इन द फॉर्म ऑफ स्पोर, इन द फॉर्म ऑफ स्पोर। ये याद रखना बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ये देखो नेक्स्ट थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये जितनी भी हाइपोथेटिकल चीजें हैं ना बच्चों, ये इन थ्योरीज में अपन देखने जा रहे हैं। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस अगर मैं बात करूं, जो आपकी स्पॉन्टेनियस थ्योरी थी, इस स्पॉन्टेनियस थ्योरी को किसने रिजेक्ट किया था? तो यहां पर अपन बात कर दें एक्सपेरिमेंट ऑफ लुइस पास्चर, फ्रांसिस्को रेडी एंड स्पेलेंजानी। 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन को रिजेक्ट किया था बच्चों।
थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस आप सभी को पता है। इससे पहले अपन बात करते हैं थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। उसमें अपन ने देखा था कि अरिस्टोटल ने टोटली उसको प्रूव किया था, या फिर ऐसे बोल सकते हैं उसको सपोर्ट किया था। बट 3 ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने नकार दिया था, टोटली मना कर दिया था कि ये थ्योरी कहीं ना कहीं आपकी चलने वाली थ्योरी नहीं है। उन्होंने खुद ने अपनी तरफ से कुछ एक्सपेरिमेंट दिए, और जो थ्योरी दी बच्चों उसका नाम है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। 3 अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया, और इनका एक ही मोटिव था कि हम लोगों को ये बताना है कि जो लाइफ आई है वो कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है। तो इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव यही है, लाइफ वर कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ये इसका मोटिव है बच्चों। प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही लाइफ आई है। अब अपन देखते हैं कैसे इन्होंने प्रूव किया है। तो 3 अलग अलग साइंटिस्टों ने देखो क्या किया है। तो सबसे पहले अपन देखने जा रहे हैं फ्रांसिस्को रेडी, फिर अपन देखेंगे लेज़रो स्प्लेंजानी और लुइस पास्चर। सबसे पहले अपन फ्रांसिस्को रेडी की बात करते हैं। तो बच्चों ऐसा कुछ आपको सेटअप दिख रहा है। ये 3 अलग अलग फ्लास्क उसने लिया, ठीक है। और इन फ्लास्क को आप देख पा रहे हैं, एक को बिल्कुल टोटली ओपन रखा, ये ओपन है, और एक पर रेशमी कपड़ा यानी कि अपन बोल सकते हैं म्यूस्लिन क्लॉथ यहाँ पर रखा है। और तीसरा जो फ्लास्क आपको दिख रहा है ये टोटली कवर्ड है कॉर्क से, ये कंप्लीटली बंद है, क्लोज है, इस पे कोई भी कल्चर मीडियम आपको नहीं दिख रहा है। जो बीच वाला आपको दिख रहा है यहाँ पर अपन ने क्लोथ लगा रखा है, इसका मतलब यहाँ पर छोटा मोटा कल्चर मीडियम मिल सकता है। तीसरा टोटली ओपन है। तो इसमें उसने क्या किया, फ्रांसिस्को रेडी ने तीनों फ्लास्क के अंदर उसने क्या रखा, मीट के पीसेज रख दिए। तो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, ये मीट के टुकड़े रखे उसने तीनों के अंदर, ठीक है। ये मीट पीसेज रखे। ये मीट के पीसेज किसने रखे? फ्रांसिस्को रेडी ने, ठीक है। अब क्या किया, इसको काफी टाइम तक उसने ओपनली छोड़ दिया एनवायरनमेंट के अंदर, और लगभग 1 वीक बाद में आकर वो देखता है कि जो फ्लास्क ओपन है उसके अंदर माइक्रोब्स इंटर कर चुके हैं। जो ओपन फ्लास्क है उसके अंदर माइक्रोब्स इंटर कर चुके हैं। कहां से इंटर किए होंगे? ये देखो बच्चों, ये है एटमॉस्फेयर। इसका मतलब इस एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी माइक्रोब्स प्रेजेंट थे, इसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट है। तो यहां पर सीधे माइक्रोब्स अंदर आए, ठीक है। और यहां पर भी अपन बात करते हैं कि कुछ फ्लाइज यहां पर आती है, और ये यहाँ पर आकर बैठ जाती है इस मांस के टुकड़े पर, और बच्चों छोटे छोटे यहाँ पर अंडे प्रोड्यूस करके जाती है, ठीक है। ये ओपन फ्लास्क की कहानी है। ये ओपन फ्लास्क की कहानी है। एटमॉस्फेयर से कुछ माइक्रोब्स, यानी कि लाइक मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ फ्लाइज की, तो यहाँ पर मक्खियां आती है फ्लाइज, और इस मीट के टुकड़े पर आकर बैठ रही है, अंडे अपने यहाँ पर क्या कर रही है, सिक्रीट करके जा रही है। अब दूसरे वाले की कहानी सुनना, ये ओपन की कहानी है। दूसरे वाले में नो डाउट यहाँ पर मक्खियां आई है, यहां पर बैठ गई है फ्लाइज, और जो अपने एग्स है वो ऊपर की तरफ यहाँ पर इस क्लॉथ के ऊपर उसने अपने एग प्रोड्यूस करके गई है। तीसरे में देखना, तीसरे में आप देख पा रहे हैं कि सर कोई भी लाइफ यहां पर एंटर नहीं कर पाई है, क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ा बैरियर जिसे अपन कॉर्क बोल रहे हैं वो यहां पर सेटल है। इसका मतलब सर फ्लास्क फर्स्ट के अंदर ये वाला जो मीट है, ये मीट पीस जो है ये क्या हो चुका है, यहाँ पर ये यहाँ पर खराब हो चुका है। यानी कि अपन बहुत बात कर सकते हैं कि ये जो मीट का टुकड़ा है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो चुका है, अनफ्रेश हो गया। ये अनफ्रेश हो गया। ये बिल्कुल फ्रेश दिख रहा है अभी भी आपको, ये फ्रेश है, ये भी फ्रेश है। इसका मतलब एटमॉस्फेयर से कोई भी लाइफ इसके अंदर एंटर नहीं की है। अगर ऐसा होता कि बिना किसी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से नई लाइफ अगर प्रोड्यूस हो सकती थी, तो सर इस वाले फ्लास्क के अंदर भी नई मक्खियां प्रोड्यूस हो सकती थी। इसका मतलब इन साइंटिस्टों ने क्या बोला कि इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर सबसे पहले जो लाइफ आई है वो कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है। ये बात बोलने के लिए फ्रांसिस्को रेडी जो है वो एग्री हुआ, और उसने ये एक्सपेरिमेंट करके बताया। इसी का एक फ्रेंड लेज़रो स्प्लेंजानी, उसने बोला कि ठीक है आपने ये एक्सपेरिमेंट दिया तो मैं आपके एक्सपेरिमेंट का सपोर्ट करता हूं, मैं भी कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, लेकिन आपकी कॉपी तो मैं नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं मेरे को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो उसने क्या चेंज किया, फ्लास्क वैसा का वैसे ही रखा, एक को ओपन रखा तो एक को क्लोज कर दिया। अब अगर सर मैं फ्लास्क आपकी तरह ले रहा हूं तो कहीं ना कहीं मेरे को इसमें कल्चर मीडियम चेंज करना पड़ेगा। तो उसने यहां पर, इसने मीट लिया तो उसने वेजिटेबल ले लिया, ये लो यहां पर उसने क्या ले लिया, वेजिटेबल लिया, तो
यहां पर अपन देखने जा रहे हैं छोटे छोटे वेजिटेबल्स की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। ये वेजिटेबल्स के पीसेज इसने डाले, ठीक है, इसमें भी डाले और दोनों को उसने क्या कर दिया, बॉईल कर दिया ताकि ये फ्रेश हो जाए एक तरह के लिए, ठीक है। तो अपन बात करें, इसने वेजिटेबल लिया और यहां पर लगाया बर्नर और क्या किया है, इनको फ्रेश किया है, थोड़ा सा हीट दिया तो इस वेजिटेबल में जो भी इम्प्योरिटी बोल सकते हैं या फिर जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट है वो कहीं ना कहीं किल हो जाएंगे। दोनों के अंदर सेम प्रोसेस की, इसके अंदर भी इस वेजिटेबल सूप को क्या किया है, इसने गर्म किया है और गर्म करने से कहीं ना कहीं इसके अंदर जो भी माइक्रोब्स है वो भी खत्म हो गए, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद जैसे कि इसने काफी समय के लिए छोड़ा इसको, इसने भी काफी समय के लिए इसको ओपन छोड़ा इन्वायरमेंट के अंदर, तो उसने देखा कि सर जो ओपन था, जो फ्लास्क ओपन था, इसके अंदर इस इन्वायरमेंट से क्या आ गए, ये एटमॉस्फेयर, यहां से माइक्रोब्स आए होंगे सर, और माइक्रोब्स आए, सेम यहां पर भी माइक्रोब्स आए और इस पूरे वेजिटेबल सूप को कर दिया खराब। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर से कोई लाइफ इसके अंदर एंटर की होगी और उसने नई लाइफ यहां पर प्रोड्यूस की है। जो अंडे यहां पर मिल रहे हैं, जो एग्स यहां पर मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्टिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म से यहां पर प्रोड्यूस हुए होंगे। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि जो ओपन है सर उसके अंदर अपने को नई लाइफ दिख रही है और जो क्लोज है उसके अंदर कोई भी लाइफ नहीं दिख रही है। तो यहां पर अपन बात करें, नो फ्लाइज was present, इसका मतलब ये वाला जो वेजिटेबल्स का कल्चर है ये एकदम फ्रेश मिला है। तो यहां पर ये आ ही नहीं पाई, कोई भी पर्टिकुलर लाइफ आते ही ब्लॉक हो गई। ये लेजरोस्प्लेंजर ने नया कुछ भी नहीं किया, जो रेडी ने यहां पर एक्सपेरिमेंट किया उसकी कॉपी इसने की है। इसने मीट लिया था, इसने वेजिटेबल ले लिया। तो अपन यहां पर लिख दे रहे हैं, ये यहां पर जो मिल रहा है ये वेजिटेबल है बच्चों, ये वेजिटेबल है। अब इसके बाद लुईस पाश्चर आते हैं, वो कहते हैं कि अगर मैं आप ही की तरह पूरी कॉपी कर दूंगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस फ्लास्क की शेप को भी चेंज कर दिया। बोलते हैं कि मैं इस बार जो फ्लास्क रखूंगा वो एस शेप रखूंगा। तो सीधा क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि एस शेप फ्लास्क किस साइंटिस्ट ने रखा। तो बच्चों लुईस पाश्चर ने एस शेप फ्लास्क रखा और एक उसने इस एस शेप फ्लास्क की गर्दन को तोड़ा, तोड़ने के बाद में ये सीधा ओपन हो गया। इसका मतलब एक तो स्वान नेक वाला है और दूसरा ओपन है। अब सर इसने कौन सा मीडियम इसके अंदर लिया वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बच्चों इसने लिया यीस्ट प्लस शुगर प्लस वाटर, ये इन दोनों के अंदर लिया इसने इसमें भी लिया और इसमें भी लिया। ये लो, ये पूरा का पूरा उसने मिक्सचर लिया, एक सॉल्यूशन ले लिया यीस्ट का, शुगर का और पानी का। मतलब ये एक तरह का कल्चर मीडियम इसने बना दिया बच्चों, कल्चर मीडियम इसने बना दिया। लेकिन मैंने कहा इस कल्चर मीडियम के अंदर प्री एग्जिस्टिंग लाइफ भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो यहां पर क्या करेंगे, इसको खत्म करने के लिए अपन ने बर्नर लगाया। ये देखो यहां पर भी अपन ने बर्नर सेट कर दिया। ये लो, ये बर्नर है और यहां से निकल रही है ज्वाला, आग, अग्नि जिसे बोल रहे हैं। बताओ क्या करेगी ये ज्वाला, ये अग्नि क्या कर रही है, इसके अंदर जो भी इंप्योरिटी है, जो भी माइक्रोब्स है, उनको कहीं ना कहीं खत्म करके एक स्टेरलाइज मीडियम बना देगी। माइक्रोब्स यहाँ पर सारे खत्म हो जाएंगे इसकी वजह से, ठीक है, हीटिंग की वजह से। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करी उसने। ये लीजिए, ये वो बर्नर, इससे भी उसने अग्नि निकाली है बच्चों। आग, अग्नि, ज्वाला क्या करेगी, ये खत्म कर देगी जो भी माइक्रोब्स है। इसका मतलब इससे क्या आपको क्या दिखता है इससे, कि दैट मींस अगर आपने हीट दी है, मतलब इसमें कोई भी माइक्रोब्स अब 8% प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर आप इसको छोड़ देते काफी समय के लिए, जैसे मैंने बोला 1 वीक के लिए आपने इसको छोड़ दिया, तो क्या इसके अंदर फिर से माइक्रोब्स एंटर कर सकते हैं? बिल्कुल। कहां से आएंगे, एटमॉस्फेयर से आएंगे। ये लो, ये एटमॉस्फेयर है। बट बच्चों ये जो एस शेप यहां पर फ्लास्क आपको दिख रहा है, इसके अंदर यहां से मैंने कहा यहां से माइक्रोब्स अंदर की तरफ एंटर नहीं कर पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं यहां पर इनका बैरियर बन जाता है। जो मुड़ी हुई गर्दन है, ये कहीं ना कहीं माइक्रोब्स के लिए एक बैरियर बन जाती है और इसके अंदर
कोई भी माइक्रोब्स इंटर नहीं कर पाता है, लेकिन जो ओपन है बच्चों, इसके अंदर तो माइक्रोब्स आया ना, यस इसके अंदर माइक्रोब्स आया, तो यहां पर माइक्रोब्स प्रेजेंट, माइक्रोब्स इसके अंदर मिला, इसके अंदर नो माइक्रोब्स, नो माइक्रोब्स। अच्छा, तो अगर आप इस फ्लास्क को ओपन कर देते हैं और एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में डायरेक्ट कर देते हैं तो इसमें नया ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। अगर आप इसको ओपन नहीं करते हैं, इसको अगर आप कांटेक्ट में नहीं लाते हैं, तो नया ऑर्गेनिज्म भी नहीं आएगा। इससे टोटली प्रूव होता है कि जो भी लाइफ आती है वो पहले से एग्जिस्टिंग किसी लाइफ से आएगी। तो बच्चों, लुईस पास्चर का जो एक्सपेरिमेंट है वो और ज्यादा पॉपुलर हो गया। ठीक है, तो अगर अपन थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस की बात करें तो उसमें लुईस पास्चर का जो एक्सपेरिमेंट है ये पॉपुलर है। इन तीनों एक्सपेरिमेंट में से सबसे ज्यादा जो पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है बच्चों, ये लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस थ्योरी के अंदर अपने को मिलती है। तो बच्चों, ये फाइनल थ्योरी अपन ने देखी यहाँ पर, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इसके बाद में अपन बात करेंगे केमिकल थ्योरी, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, केमिकल थ्योरी या फिर ऑपेरिन एंड हेल्डेन की थ्योरी बच्चों। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो आप इस लेक्चर को कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए और अपने चैनल को पहली दफा ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला लेक्चर सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू बच्चों।